हमने पिछले क्लास पे वासुदाब तथा उससे संबंधित राउल्ट के नियम के बारे में पढ़ा था। आइए आज में हम लोग द्रव्य विलयनों के वर्गीकरण, आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन के बारे में पढ़ेंगे। आदर्श और अनादर्श विलयन, तो सबसे पहले तो इस चीज को क्लियर रहिए, आदर्श और अनादर्श विलयन जो आप पढ़ रहे हैं ये द्रव में द्रव विलयनों के वर्गीकरण है। जैसे अगर हम लिखें दो वाष्पशील द्रवों वाले विलयनों का वर्गीकरण, यानी कि मेरा विलय भी द्रव है और विलायक भी द्रव है, तो ऐसे विलयनों को हम लोग आदर्श तथा अनादर्श विलयन में वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे अगर हमने पहला लिखा है आदर्श विलयन, तो समझने की बात यह है कि आदर्श विलयन किसे कहा जाए। तो एकदम सहज शब्दों में आप दिमाग में रखिए कि आदर्श विलयन ऐसा कोई भी विलयन जो राउल्ट के नियम को माने या राउल्ट के नियम का अनुपालन करता है उसे आदर्श विलयन कहेंगे। अब राउल्ट के नियम का अनुपालन करने का मतलब, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था दो वाष्पशील द्रव वालों के लिए राउल्ट का नियम था, अगर आप एक आंशिक दाब निकाल रहे हैं, जैसे आप पीए कहते थे, तो फॉर्मूला बनता था पी नोट ए इंटू एक्स, यानी कि विलयन में जितना ए का दाब है और पिनोटे और एक्से को गुना करने से जितना दाब आ रहा है, अगर ये दोनों समान आ रहा है, यानी कि राउल्ट के नियम से जो आपका दाब है और जो विलयन में दाब है, अगर ये दोनों समान है तो फिर आप कहिएगा ये आदर्श विलयन है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप कहिएगा ये अनादर्श विलयन है। तो आदर्श विलयन वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का सभी सांद्रताओं में पर अनुपालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है। राउल्ट के नियम का हर सांद्रता में, सांद्रता कम अधिक कुछ भी हो, अगर अनुपालन कर रहा है यानी कि उसी के अनुसार रिजल्ट कर रहा है, तब आप कहिएगा कि ये आदर्श विलयन है। आदर्श विलयन के लिए कुछ शर्तें भी हैं, तो आदर्श विलयन की शर्तें हैं, ध्यान दीजिए। तो पहली शर्त तो यही हो गई कि मेरा राउल्ट के नियम को मानना है। तो राउल्ट के नियम को मानना है यानी कि राउल्ट का नियम पीए इक्वल पिनोटे इंटू एक्स है, तो बी के लिए पीबी इक्वल पिनोट बी इंटू एक्स भी होना चाहिए। सेकंड, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, दोनों संघटकों को जब आप मिला रहे हैं, डेल मतलब आप जानते हैं परिवर्तन और भी मतलब आयतन, तो आयतन में परिवर्तन जो होना चाहिए वो शून्य होना चाहिए, यानी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आना चाहिए। समझने के लिए मान लीजिए हमने ए लिया बी लिया, ए के 10 ml लिए, बी के 25 ml लिए, इन दोनों को मिला के हमने विलयन बनाया, ये रहा विलयन। तो ध्यान से, अगर ए का 10 ml लिया है, बी का 25 ml लिया है, तो एकदम होगा कि विलयन जो बनना चाहिए वो 35 ml का बनना चाहिए, 35 ml का। अगर 35 ml का बन रहा है तब आप कहिएगा ये आदर्श विलयन है। कारण है, जब आयतन देखेंगे तो आयतन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, ना तो कम हुआ ना तो अधिक हुआ, तब आप कहिएगा कि ये आदर्श विलयन है। तो अनादर्श विलयन में अगर आप 10 और 25 को जब मिलाइएगा तो उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो आदर्श वाले में किसी भी प्रकार का आयतन में परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा, जब आप दोनों को मिलाइएगा तो एंथैल्पी परिवर्तन भी नहीं होगा। एंथैल्पी परिवर्तन भी नहीं होगा यानी कि जब आप विलय विलायक यानी कि दोनों द्रवों को जब मिला रहे हैं तो ये प्रक्रिया ना तो ऊष्मा छेपी होनी चाहिए, ना तो ऊष्मा शोषी, ना तो ऊष्मा मुक्त होनी चाहिए, ना ही ऊष्मा की आवश्यकता होनी चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन को संतुष्ट करता है तो आप कहिएगा ये आदर्श विलयन है।
थोड़ा बहुत कंसेप्ट ये भी है कि आदर्श विलयन काल्पनिक आपका कंसेप्ट है कि ये आपका हर स्थिति पे ऐसा कुछ होता नहीं है। और थोड़ा सा समझिएगा कि आदर्श के लिए कंडीशन या फिर क्या क्या मान के चला जाता है जिससे आदर्श विलयन बन सकता है। तो यहाँ केवल अगर ए है, यानी कि ए के अणुओं के मध्य में कुछ अंतःक्रिया हो रही है, अंतःक्रिया कहिए या फिर आप आकर्षण प्रतिकर्षण जो कहते हैं, या बॉन्डिंग कैसी है, ए में जैसी बॉन्डिंग है वैसे ही बी में बॉन्डिंग होनी चाहिए। या फिर कहा जाता है ए की संरचना जैसी है, बी की संरचना वैसी होनी चाहिए, इनकी ध्रुवता जैसी है वैसी ध्रुवता इनकी होनी चाहिए। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ए के मध्य अंतःक्रिया या बॉन्डिंग जैसी है, बी की बॉन्डिंग जैसी है, वैसे ही बॉन्डिंग जब आप ए और बी को विलयन में मिलाएं, तो ए और बी को जब आपने विलयन में मिलाया तो अब तो बॉन्डिंग ए और बी के बीच भी होगी। बॉन्डिंग होगी कहने का मतलब है अंतःक्रिया आकर्षण वगैरह जो होगा। तो ए और बी के बीच में जो अंतःक्रिया होनी चाहिए वो ए और बी के समान होनी चाहिए। कारण है अगर अंतःक्रिया बदलेगी तो फिर वाष्पदाब भी बदलेगा, उस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चौथी स्थिति इसे भी याद रखिएगा कि आदर्श विलयनों में विलय तथा विलायक के मध्य अंतःक्रिया विलय विलय या विलायक विलायक के मध्य अंतःक्रिया के समान होती है। तो ये हो गया मेरा आदर्श विलयन। तो सेकंड आते हैं हम लोग अनादर्श विलयन पे। ऐसे इसका अगर उदाहरण करने को कहा जाए कि क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, तो कुछ उदाहरण याद रखिए आदर्श विलयन का, जैसे एन हेक्सेन तथा एन हेप्टेन, सेकंड पे आप याद रखिएगा क्लोरोबेंजीन तथा ब्रोमोबेंजीन, और भी होते हैं बेंजीन तथा टोल्यूइन। ये सारे आपका क्या है आदर्श विलयन के गुण दर्शाते हैं, ये उदाहरण होंगे। आइए हम लोग सेकंड पे हैं अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अनादर्श विलयन को आप कह सकते हैं एकदम विपरीत आदर्श के, वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का अनुपालन नहीं करता है। अनादर्श विलयन कहलाता है। ऐसा कोई भी विलयन जो राउल्ट के नियम को नहीं मानेगा तो फिर कहिएगा ये अनादर्श विलयन है। इसके लिए शर्तें, तो इसके लिए जब आप शर्तें लिखें, आप जानते हैं राउल्ट का नियम तो कहता है पीए बराबर होना चाहिए पिनोटे इंटू एक्सेक है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये राउल्ट का नियम का कैलकुलेशन है ना कि पिनोटे को एक्से से गुना कर देने से आपका क्या बन जाता है, आंशिक दाब बन जाता है। तो ये राउल्ट के अकॉर्डिंग जो दाब है और आप विलयन में जो दाब देख रहे हैं, देखिएगा वो दोनों समान नहीं आ रहा है, तब आप कहिएगा कि ये अनादर्श विलयन। ऐसे ही करके बी के लिए भी नहीं आएगा। दूसरा, जब आप दोनों को मिलाइएगा, जब आप दोनों को मिलाइएगा तो देखिएगा कि आपका आयतन भी परिवर्तित हो रहा है। जैसे अगर हमने उदाहरण लिया था 10 ml और 25 ml को आपस में मिलाएं तो हमें 35 ml बनना चाहिए, तो आपको दिखेगा 35 ना बन के हो सकता है 36-37 बन रहा है, या फिर हो सकता है कम भी बन रहा है 32-33 ही बन रहा है, तब आप कहिएगा ये अनादर्श विलयन है। यानी कि आयतन में भी परिवर्तन दिखेगा और तीसरी स्थिति एंथैल्पी में भी परिवर्तन दिखेगा। यानी कि अनादर्श विलयन जब बनता है तो वो या तो ऊष्माशोषी होता है या फिर ऊष्माक्षेपी होता है। अब यहाँ से जब हमने समझा कि हाँ अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का अनुपालन नहीं करता है, यानी कि ये सारे बराबर नहीं होते हैं, तो आपको पता है अगर बराबर नहीं होते हैं तो यहाँ से दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। दो स्थितियां उत्पन्न हो सकती है कि हो सकता है कि आप जितना राउल्ट के नियम से चाह रहे थे या एक्सपेक्ट अपेक्षा कर रहे थे उससे कम मान मिला या अधिक मान मिला। फिर से अगर ये बराबर नहीं है जीरो के, तो दो संभावना, या तो जीरो से अधिक होगा या फिर जीरो से कम होगा। इसी बात के आधार पर अनादर्श विलयनों को पुनः दो भागों में बांटा जा सकता है। एक को कहा जाता है जो धनात्मक विचलन दर्शा रहे हैं, धनात्मक विचलन यानी कि जहां पे मान आपका बढ़ेगा, और दूसरा कहा जाता है एक ऋणात्मक विचलन जहां पे आपको मान
कम होता दिखेगा। तो आइए हम लोग अब में पढ़ रहे हैं अनादर्श विलयनों के प्रकार। अनादर्श विलयनों के प्रकार। और अनादर्श विलयनों के प्रकार में पहला है आदर्श व्यवहार से धनात्मक विचलन। प्रदर्शित करने वाले विलयन। अभी में हमने समझा था कि दो प्रकार से विचलन हो सकते हैं। एक तो पहला विचलन ये हो सकता है कि आपका जितना आप राउल्ट के नियम से आशा कर रहे थे उससे कम मान आएगा, या फिर हो सकता है कि मान अधिक आएगा। तो अभी में हम लोग धनात्मक विचलन पढ़ रहे हैं, यानी कि इस स्थिति में आपको मान अधिक दिखेगा। तो धनात्मक विचलन के लिए अगर परिभाषा लिखा जाए, इस प्रकार के विलयनों में प्रत्येक संघटक द्रव का वाष्प दाब या आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के नियम से अपेक्षित, राउल्ट के नियम से अपेक्षित वाष्प दाब से अधिक होता है। इस प्रकार के विलयन में दोनों ही द्रव का आपको वाष्प दाब दिखेगा। अगर राउल्ट के नियम से आपको लगता है कि 10 पास्कल आना चाहिए, तो आपको दिख रहा है कि विलयन में उसका 11-12 ऐसा कुछ आ रहा है, यानी कि जितना राउल्ट के नियम से आप आशा कर रहे थे उससे अधिक मिलेगा। तो यहाँ से अगर शर्तें लिखा जाए धनात्मक विचलन के, तो पहला शर्त तो यही हो गया, ध्यान दीजिएगा। राउल्ट का नियम कहता है कि अगर आपको आंशिक वाष्प दाब निकालना है तो पिनोटे और एक्से को गुना कीजिए। इनको गुना करने से जो मान आएगा वो राउल्ट के अनुसार है, और ये आपने विलयन में देखा, तो आपको विलयन वाला मान राउल्ट के नियम वाले मान से अधिक मिलेगा। तो पीए इज ग्रेटर देन पिनोटे इंटू एक्स है। इसी प्रकार पीवी भी जो होगा वो पिनोट बी इंटू एक्स बी से अधिक होगा। सेकंड आते हैं, आप जब दोनों को मिलाइएगा तो देखिएगा आयतन में भी वृद्धि हो रही है। थर्ड पे अगर आप डिस्कस कर रहे हैं तो आप लिखेंगे कि डेल एच यानी एंथैल्पी परिवर्तन भी 0 से बड़ा है, और आप जानते हैं एंथैल्पी परिवर्तन अगर 0 से बड़ा है यानी कि ये ऊष्माशोषी है। 0 से बड़ा मतलब धनात्मक, और डेल एच का मान अगर धनात्मक है यानी कि ये ऊष्माशोषी प्रक्रम को प्रदर्शित करता है। तो ये 3 शर्तें हो गई कि कब में ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। और एक अंतःक्रिया को अगर आपको समझना है तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे। मान लीजिए हमने ए और बी को मिला के विलयन बनाया, हमें पता चल रहा है कि वाष्प दाब घट रहा है, सॉरी वाष्प दाब बढ़ रहा है ना, अपेक्षित जितना वाष्प दाब था उससे अधिक हो रहा है, वाष्प दाब बढ़ रहा है। तो आप जानते हैं हमने जब में वाष्प दाब पढ़ा था तो वहां पे कारक में पढ़ा था कि दुर्बल अंतराण्विक आकर्षण वाले विलयनों में या द्रवों में अगर आकर्षण दुर्बल होगा तो फिर इनका ये अधिक वाष्पशील होते हैं और इनका वाष्प दाब अधिक होता है। तो ध्यान से समझिएगा, ए के मध्य जैसी अंतःक्रिया थी, बी के मध्य जैसी अंतःक्रिया थी, अंतःक्रिया या आकर्षण, ए और बी के मध्य जो अंतःक्रिया या आकर्षण है वो दुर्बल है। ध्यान से, विलयन में जो अंतःक्रिया है वो दुर्बल है, इसके कारण ये ज्यादा वाष्पशील है, जिसके कारण ये ज्यादा वाष्प दाब दर्शा रहा है। फिर से, विलय तथा विलायक के मध्य अंतःक्रिया विलय विलय या विलायक विलायक के मध्य अंतःक्रिया से दुर्बल होती है, यानी कि ये जो अंतःक्रिया है ये मेरा दुर्बल है, और दुर्बल है जिसके कारण अधिक वाष्पशील है और ये अधिक वाष्प दाब लगा रहा है। और आप अगर उदाहरण कहने को कहा जाए कि बताइए कौन कौन से ऐसे विलयन है जो आपके धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, तो उदाहरण में आप याद रखेंगे मेथनॉल तथा जल,
इसी प्रकार एथेनॉल तथा जल, तो ये तो अभी में हमने पढ़ा धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन के बारे में। आइए सेकंड आता है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयनों पे। आदर्श व्यवहार से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। तो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन के लिए एकदम वैसे ही करके हम लोग राउल्ट के नियम से जितना अपेक्षा कर रहे थे उससे अगर हमें वाष्प दाब कम मिलेगा तब आप कहिएगा कि ये आपका ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है। इस प्रकार के विलयनों में प्रत्येक द्रव संघटक का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से अपेक्षित वाष्प दाब से कम होता है। राउल्ट के नियम से आप जितना अपेक्षा कर रहे थे उससे आपको दिखेगा कि वाष्प दाब कम आ रहा है, दोनों का, ए का भी और बी का भी। तो अगर हम लोग शर्तें लिखते हैं, हम लोग शर्तें लिख सकते हैं कि ये राउल्ट का कैलकुलेशन और ये आपने जो देखा, तो आपने जो देखा वो राउल्ट के मान से कम होगा। तो वैसे पी बी इज लेस देन पी नोट बी इंटू एक्स बी। दूसरा डेल भी मिलाने पर 0 से कम यानी माइनस, यानी कि आप कह सकते हैं जब कभी भी दो चीजों को मिलाइएगा तो हो सकता है आयतन में आपको कमी देखने को मिलेगी। और तीसरा एंथैल्पी परिवर्तन भी ऋणात्मक होगा यानी 0 से कम होगा। और आप जानते हैं एंथैल्पी परिवर्तन अगर ऋणात्मक है यानी कि ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम हो जाएगा। एक चीज को मैं जरूर से यहाँ से एक प्रश्न के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। जनरली क्वेश्चन आता है जैसे हमने 10 ml ए का लिया, बी का 30 ml लिया, दोनों को मिलाने पर 42 ml मिला, विलयन बना। फिर से ए का 10 ml लिया, बी का 30 ml लिया और दोनों को जब हमने मिलाया तो हमें विलयन 42 ml का मिल रहा है। तो पहला प्रश्न है क्या ये आदर्श विलयन का निर्माण कर रहा है? तो आप कहिएगा नहीं, कारण 10 और 30 मिलाने से अगर 40 बनता तब ना हम लोग कहते आदर्श बना। तो आदर्श तो नहीं बना रहा है। अगर ये आदर्श विलयन नहीं बना रहा है तो बताइए ये किस प्रकार का विचलन प्रदर्शित कर रहा है? तो 10 और 30 को मिलाने से 40 बनने के जगह 42 बन रहा है। अगर वृद्धि हो रही है तो धनात्मक विचलन दर्शा रहा है। फिर से 40 की जगह 42 बन रहा है, वृद्धि हो रही है यानी कि ये धनात्मक विचलन दर्शा रहा है। और अगर कमी होती तब फिर हम लोग कहते हैं कि ये ऋणात्मक विचलन दर्शा रहा है। थोड़ा सा अंतःक्रिया को भी समझे रहिए। ए और बी को मिला के हमने विलयन बनाया, यहाँ ए बी है। अब तो आपको भी पता है क्या लिखना है या क्या समझना है, लेकिन तब भी आपको समझने के लिए वाष्प दाब घट रहा है ना। और आप जानते हैं अगर आकर्षण अंतःक्रिया बढ़ेगा तभी वाष्प दाब घटता है। जब कभी भी आकर्षण बढ़ जाएगा तो वाष्पीकरण कम होता है, और वाष्पीकरण कम होता है तो फिर वाष्प दाब घटता है। तो अभी में ए के मध्य जैसी भी अंतःक्रिया थी, बी के मध्य जैसी भी अंतःक्रिया थी, हमें पता है वाष्प दाब कम हो रहा है यानी ए और बी के बीच जो अंतःक्रिया ये बढ़ गई। ए और बी के बीच की अंतःक्रिया अधिक है या प्रबल है? ए और बी के बीच की अंतःक्रिया प्रबल है। इसके आप कहिएगा कि विलय तथा विलायक, ध्यान दीजिए, विलय तथा विलायक के मध्य अंतःक्रिया विलय विलय या विलायक विलायक के मध्य की अंतःक्रिया की तुलना में प्रबल है। विलय और विलायक में प्रबल अंतःक्रिया है, इसके कारण इसका वाष्पीकरण कम हो रहा है, इसके कारण इसका वाष्प दाब आपका घट जा रहा है। इसके उदाहरण को अगर लिखेंगे तो उदाहरण को लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं जैसे HCl तथा जल, दूसरा है नाइट्रिक अम्ल HNO3 तथा जल। तो ये इसके उदाहरण हो गए।
तो हमने अभी में अनादर्श विलयनों के प्रकार के बारे में पढ़ा है। चलिए आगे स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है, जिन्हें एजियोट्रोप कहा जाता है, और ये इनसे किस प्रकार से संबंधित है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जिसे एजियोट्रोप भी कहा जाता है। स्थिर क्वाथी मिश्रण या फिर आप हैं एजियोट्रोप पे। थोड़ा ध्यान से समझिएगा एजियोट्रोप के कंसेप्ट को। मान लीजिए हमने कहीं पे जल और अल्कोहल को मिला के रखा है। अल्कोहल में मान लीजिए हमने एथेनॉल को डाला। जल और एथेनॉल को जब हमने दोनों को मिलाकर रखा है, अगर हमसे कहा जाए कि इसे हमें पृथक करना है, अलग अलग करना है, और दोनों ही द्रव हैं, तो अलग अलग करना है, तो हमारे दिमाग में आता है कि हम लोग प्रभाजी आसवन कर लें। प्रभाजी आसवन करने का मतलब है हम लोग इस मिश्रण को गर्म करेंगे, जिसका भी क्वथनांक कम होगा, दोनों में से जिसका भी क्वथनांक कम होगा वो आपका वाष्पित होकर अलग हो जाएगा, और जिसका क्वथनांक अधिक होगा वो पात्र में बच जाएगा। फिर से अगर हम लोग प्रभाजी आसवन, एक चीज तो क्लियर है कि जल और एथेनॉल अलग अलग पदार्थ हैं, तो दोनों का क्वथनांक भी अलग अलग होगा। तो पृथक करने के लिए इसे हम लोग गर्म करेंगे, जिसका क्वथनांक कम होगा वो वाष्पित होकर अलग हो जाएगा, और साथ ही साथ पात्र में केवल और केवल दूसरा वाला जिसका क्वथनांक अधिक है वो बच जाएगा। लेकिन एक स्थिति को ऐसे समझिए, अगर ऐसा कभी हो जाए कि दोनों मिलकर एक ही ताप पर उबल रहे हैं, फिर से दोनों मिलकर एक ही ताप पे उबल रहे हैं, अलग अलग तापमान पे उबलने वाले पदार्थ अगर एक ही ताप पर उबल रहे हैं, तब तो फिर इन्हें हम लोग गर्म करके अलग नहीं कर सकते हैं। और यही इसकी परिभाषा हो गई। दो अलग अलग द्रव हैं जिनका मिश्रण अगर शुद्ध द्रव की भांति एक ही ताप पर उबलता है, तो आप कहिएगा कि ये स्थिर क्वाथी मिश्रण है। आइए इसकी परिभाषा को लिखते हैं। दो द्रवों के मिश्रण जो शुद्ध द्रव की भांति एक नियत ताप पर उबलते हैं, तथा द्रव प्रावस्था एवं वाष्प प्रावस्था पर समान संघटन प्रदर्शित करते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। दो अलग अलग द्रव हैं, दोनों का क्वथनांक भी अलग अलग है, लेकिन एक कोई ऐसे संगठन पे हमने मिला दिया जिससे कि अब में ये एक समान ताप पर अगर उबल रहे हैं, तो फिर इसे ही कहिएगा कि ये आपका क्या बना रहा है, तो ये आपका एजियोट्रोप बना रहा है। थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, ये तो ठीक है परिभाषा हमने लिखा। एक चीज को क्लियर रहिएगा कि जब कभी भी स्थिर क्वाथी मिश्रण बनता है, तो हमें उसका बताना होता है संगठन कितना है। जैसे जल और एथेनॉल को अगर मिलाया जाए तो लगभग 95%, या और डिटेल पे लिखे तो 95.57% एथेनॉल का जलीय विलयन ही स्थिर क्वाथी बनाता है। मतलब 95 भाग एथेनॉल होना चाहिए, बाद बाकी 5 भाग लगभग आपके जल होगा, तभी जाके ये स्थिर क्वाथी है। अगर 94 है या 99 है, तो फिर ये स्थिर क्वाथी नहीं है। फिर से अगर 93 94 या फिर 96 97 है, तो फिर ये स्थिर क्वाथी जैसा काम नहीं करेगा। तो एक निश्चित संगठन होता है जब में ये आपका स्थिर क्वाथी मिश्रण का निर्माण करता है। और अगली बात पे है, हमने पिछले क्लास पे हम लोग पढ़ते थे कि द्रव अवस्था में संगठन और वाष्प अवस्था का संगठन अलग अलग हो सकता है। द्रव वाले के लिए XX भी लिखते थे, वाष्प वाले के लिए YY भी लिखते थे। लेकिन अगर स्थिर क्वाथी मिश्रण है, तो इस बात के लिए आप एकदम निश्चिंत रहें कि द्रव में जैसा संगठन होगा वैसा ही संगठन हमें वाष्प अवस्था में भी देखने को मिलेगा। और इस बात को, और अगर आपको स्थिर क्वाथी मिश्रण हमें डेली लाइफ में कहाँ देखने को मिलता है, तो आप जानते हैं एथेनॉल। एथेनॉल जो बनाया जाता है, जिसे आप शराब वगैरह कहते हैं, ये बनाया जाता है किण्वन प्रक्रिया से। आपने शायद 10 क्लास में पढ़ा होगा।
तो किण्वन से जो आपका अल्कोहल बनता है उसमें काफी मात्रा में जल होता है। तो जल होता है तो उसको जब में प्रभाजी आसवन किया जाता है, तो प्रभाजी आसवन करने से आपका अलग हो रहा है, लेकिन अधिकतम हम लोग कहाँ तक उसे शुद्ध कर सकते हैं? अधिकतम हम लोग 95% तक ही शुद्ध कर सकते हैं, जिसे संशोधित अल्कोहल कहा जाता है। कारण इससे आगे क्या होगा, इसके आगे तो आप दोनों साथ में उबलेंगे, तो फिर उन्हें प्रभाजी आसवन से पृथक नहीं किया जा सकता। तो एक नोट लाइन अपने दिमाग में यहीं से याद रखिए। जैसे प्रश्न होता है क्या स्थिर क्वाथी मिश्रण से या मिश्रण के संघटकों को प्रभाजी आसवन से पृथक किया जा सकता है? तो आपका उत्तर होना चाहिए नहीं, स्थिर क्वाथी मिश्रण के संघटकों को प्रभाजी आसवन से पृथक नहीं कर सकता। स्थिर क्वाथी मिश्रण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है अधिकतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी और एक होता है न्यूनतम क्वथनांक वाले। आइए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। स्थिर क्वाथी मिश्रणों के प्रकार। तो पहला है न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी। प्रकार को समझने से पहले एक बात को आप क्लियर रहिएगा कि किसी भी द्रव का क्वथनांक क्या होता है। आप हो सकता है जानते भी होंगे, आप याद रखिएगा, किसी भी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है। फिर से, किसी भी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस ताप पर, जैसे आप इसे गर्म कर रहे हैं, अभी तो इसका वाष्प दाब कम है, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल जितना दाब लगा रहा है, जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है, तो इसे ही हम लोग द्रव का वाष्प दाब कहते हैं, द्रव का क्वथनांक कहते हैं। तो एक चीज को क्लियर रहे, दो द्रवों में से जिसका वाष्प दाब अधिक होगा, तो अगर वाष्प दाब अधिक होगा तो वो आसानी से वायुमंडलीय दाब के समान हो जाएगा। इसके कारण दो द्रवों में से जिसका वाष्प दाब अधिक होता है उसके लिए क्वथनांक कम होता है। दोहरा रहे, जिसके लिए भी वाष्प दाब अधिक होता है उसका क्वथनांक कम होता है, और जिसके लिए भी वाष्प दाब कम होता है उसका क्वथनांक अधिक होता है। तो एक चीज को आप हमेशा से याद रखिएगा, किसी भी द्रव के लिए अगर वाष्प दाब कम है यानी उसका क्वथनांक अधिक होगा, और उल्टा भी अगर वाष्प दाब अधिक है तो फिर क्वथनांक कम होता है। आइए अब आते हैं हम लोग न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी में। तो न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी का निर्माण न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी का निर्माण धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन करते हैं तथा मिश्रण का क्वथनांक दोनों संघटक द्रवों के क्वथनांक से कम होता है। दोनों बात को ध्यान रखिएगा, न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी का निर्माण धनात्मक विचलन वाले करेंगे, और साथ ही साथ मिश्रण का क्वथनांक जो होगा दोनों संघटक के क्वथनांक से कम होगा। अब ये ऐसा होगा कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अभी में हमने पढ़ा कि धनात्मक विचलन वाले में वाष्प दाब बढ़ता है, ध्यान से, धनात्मक विचलन वाले में जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे राउल्ट के नियम से, उससे ज्यादा आपको वाष्प दाब मिलता है। तो उससे ज्यादा वाष्प दाब मिलता है, इसका कारण आप कह सकते हैं वाष्प दाब अगर अधिक है तो इसका क्वथनांक कम होगा। वाष्प दाब अगर आपका विलयन का बढ़ गया
यानी कि इसका क्वथनांक जो होगा वो आपका कम होगा। तो इसी बात को लिखा हुआ है। तो आपको सेक्शन में याद रखना है, न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी का निर्माण धनात्मक विचलन वाले करते हैं, तथा साथ ही साथ जो आपका विलयन है या मिश्रण है इसका क्वथनांक जो ए और बी दोनों के क्वथनांक से कम होगा। एक उदाहरण, तो उदाहरण में याद रखिएगा, द्रव्यमान के अनुसार पंचानवे 0.57% एथेनॉल का जलीय विलयन, याद रखना है एथेनॉल का क्वथनांक 351.3 केल्विन है का जल में विलयन। जल का क्वथनांक आप जानते हैं 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस। विलयन यह आपका क्या बनाता है, न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी का निर्माण करता है। जिसका क्वथनांक विलयन का, जिसका क्वथनांक 351.1 केल्विन होता है। फिर से द्रव्यमान के अनुसार अभी में हमने इस पे ऐसे भी डिस्कस किया था 95.57% एथेनॉल, इसका अगर आप क्वथनांक देखेंगे तो 351.3 है, जल का क्वथनांक 373 केल्विन है। आप देखिए आपका जो विलयन बना इसका क्वथनांक 351.1 है, इससे कम, ये 0.3 है, ये 0.1 इससे भी कम है, और ये तो 373 है, इससे कम है ही। तो इसे कहिएगा कि ये आपका न्यूनतम क्वथनांक वाला हुआ। तो सेकंड अभी में हम लोग जरूर से पढ़ेंगे, तब भी आप यहीं से बता सकते हैं। अधिकतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी में जब आप दोनों को मिलाइएगा तो विलयन का जो क्वथनांक होगा वो दोनों के क्वथनांक से अधिक आएगा। अगर दोनों के क्वथनांक से अधिक आता हो तब आप कहिएगा कि ये आपका अधिकतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी है, वो सेकंड। अधिकतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी, तो अधिकतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी का निर्माण, अधिकतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी का निर्माण ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले द्रव करते हैं या विलयन करते हैं। ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन करते हैं। और इनमें क्या होता है, तो इनमें होता है कि जब कभी भी आप दोनों को मिलाएंगे, दोनों द्रव को, तो याद रखिएगा मिश्रण का जो क्वथनांक होगा दोनों के क्वथनांकों से अधिक होगा। और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले करेंगे, और साथ ही साथ मिश्रण का क्वथनांक दोनों संघटकों के क्वथनांकों से अधिक होगा। फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूं कि ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने से क्वथनांक क्यों बढ़ जाएगा। तो अभी में हमने पढ़ा है कि अगर कोई ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है यानी कि उसका वाष्प दाब घट जाता है, इसके वाष्प दाब में कमी आती है। फिर से, अगर कोई ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है, और अगर वाष्प दाब घट रहा है, अगर आपका वाष्प दाब घट रहा है तो आप कहिएगा कि क्वथनांक बढ़ जाएगा। कारण अभी में हमने पढ़ा कि वाष्प दाब अगर कम हो किसी विलयन का या द्रव का तो उसका क्वथनांक अधिक होता है। तो इसी के कारण अगर कोई ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है तो फिर उसका क्वथनांक आपका क्या होगा, अधिक होगा। इसके उदाहरण पे है
द्रव्यमान के अनुसार ही, द्रव्यमान के अनुसार 20.3% HCl, याद रखिएगा इसका क्वथनांक 188 केल्विन होता है, तथा जल इसका क्वथनांक तो 373 केल्विन, अधिकतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी का निर्माण करता है। और इसका जो विलयन बनता है इसका क्वथनांक 383 केल्विन होता है। आप चेक कर ले सकते हैं कि इसका तो 188 था, उससे भी ज़्यादा है 383, इसका 373 था, इससे भी अधिक है आपका 383। तो दोनों का ही क्वथनांक से अगर अधिक है तो फिर कहिएगा ये अधिकतम क्वथनांक वाला। और फिर से मैंने इतने देर में जो जो पढ़ाया आपको क्लियर कर दूं, स्थिर क्वाथी मिश्रण बस HCl और जल को मिलाने से ही स्थिर क्वाथी नहीं बनेगा। एक निश्चित संघटन का अनुपात है, या फिर आप कह सकते हैं कि इसकी सांद्रता है कि 20.3 भाग अगर आपका HCl होगा, बाद बाकी जल होगा, तभी स्थिर क्वाथी होगा। अगर 21 हो जाए, 25 हो जाए, 50 हो जाए, तब फिर वो स्थिर क्वाथी नहीं है। तो हमें इसे जरूर से याद रखना है कि कितने प्रतिशत पे ये आपका स्थिर क्वाथी का निर्माण करता है। तो आज में हमने आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, स्थिर क्वाथी मिश्रणों के बारे में पढ़ा। अगले क्लास से हम लोग अणु संख्या गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे।